पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। युवाओं के जो जोश लेकर के यहाँ युवा आए, महिलाओं की इतनी अच्छी संख्या है, यह बताता है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच रही है। अब मैं पुष्प फूल माला से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आग्रह करूंगा कि स्वागत के लिए मंच पर आएंगे। तालियों से स्वागत, तालियां बजा करके, जोरदार तालियां खड़े होके। बहुत बहुत धन्यवाद। किनारे करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वक्ता के रूप में संगठन का बुंदेलखंड के अध्यक्ष के रूप में अपना भूमिका निभा रहे प्रमोद मणि तिवारी जी से आग्रह है कि 2 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे। आज हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक हमारे नेता श्री रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये जन्म दिवस नहीं, हम लोगों के लिए एक आवाज है कि हर गांव-गांव में बूथ स्तर तक का, गांव स्तर में जो पंचायत स्तर है, हम लोग संगठन मजबूत करें। जितनी भीड़ यहाँ पर दिख रही है, मैं चाहता हूँ हर गांव में हमारे लोग हों। और हमारे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए माननीय अरुण भारती जी जो आए हैं, मैं उनका दिल से प्रवाह करता हूँ, उनकी पूरी टीम को करता हूँ। हमें 25 साल का मेहनत का आज जो मौका मिला है, हम 5 महीनों में इसको दिखा देंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रणाम करता हूं, मंच पे बैठे हुए सभी साथियों का प्रणाम करता हूं। समय कम है। जय हिंद, जय भारत, जो लोजपा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं पूर्वांचल के हमारे मजबूत प्रदेश अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा श्री राजीव पासी जी से कि आकर के कम शब्दों में बढ़िया से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आज इस लखनऊ की लाखन पासी के धरती पे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के युवा हृदय सम्राट, भारत सरकार के मंत्री और हम सबके बड़े साहब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लखनऊ की लाखन पासी के धरती पे हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं इस लखनऊ की धरती पे आज श्रद्धेय हम सबके साहब और दूसरे अंबेडकर और हम सबके भगवान इस दुनिया में नहीं है, जिनके आशीर्वाद से हमने उनके साथ 25 वर्ष तक उनका आशीर्वाद मिला। उन्होंने अपने बीच में हम सबके नेता और हमारे बड़े साहब, जिनको हम बड़े साहब कहते थे, उस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने अपना हम सबके बीच में एक बड़े साहब के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ गए, जिनका आशीर्वाद और देश के युवा हृदय सम्राट जी का हम सबके बीच में मिल रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के प्रभारी, हम सबके नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के चाणक परम आदरणीय माननीय अरुण भारती साहब के नेतृत्व में जिस तरह आपने 5 महीने में माननीय प्रभारी जी ने आपने गागर में सागर भरने का काम किया, मैं इसके लिए तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह आपने उत्तर प्रदेश में एक बिगुल फूंका, आज गांव-गांव नहीं पूरा उत्तर प्रदेश पासी समाज के साथ साथ, ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाज चिराग पासवानमय हो गया है पूरा उत्तर प्रदेश में। आज जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश में खुलेआम पासी समाज के ऊपर गोलियां बरसाई जाती है, ये पीडीए के नेता श्री अखिलेश यादव के गुंडों द्वारा जिस तरह आज पीडीए के नेता द्वारा पासियों को खुलेआम हत्या की जाती है, पासी समाज को खुलेआम सड़क पे गोली मारा जाता है, अगर उस परिवार का आंसू पोंछने का कोई काम करता है तो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री और हमारे बड़े साहब मंच पे बैठे हैं, उनके निर्देशानुसार हम सबके उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय
माननीय अरुण भारती साहब जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों के साथ उस परिवार का आंसू पोंछने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश के पासी समाज के सांसद हैं, आज मुझे दर्द है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि मैं एक पासी समाज के होने नाते की बोलना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर पासियों की हत्या होती है तो केवल लोक जनशक्ति पार्टी उस परिवार का आंसू पोंछती है, बाकी कोई बेईमान नेता वहां पे जाने का काम नहीं करता है। मैं अपने नेता से सीखा, अपने नेता से जिन्होंने इस दुनिया में नहीं है, मैंने उनसे सीखा 1991 में जब फतेहपुर में 11-13 पासियों की हत्या हुई, मेरे नेता, मेरे भगवान उस समय बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री को लेके उस 13 पासियों का आंसू पोंछने का काम किए। आपने देखा कि जिस तरह आपके भदोही जनपद में 200 रुपए का हैंडपंप का पाइप उसको हमारे पासी समाज को दिन में अपने दरवाजे पे जिंदा जला दिया। जैसे मुझे पता चलता है वहां के आईजी और डीआईजी से लेके बात करके उसकी कार्रवाई करता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं अपने आज बैठे हुए मंचासीन नेता, जैसे मैं अपने बड़े साहब को भगवान मानता था, आज जो आपने अंबेडकर साहब के अधूरे सपने और माननीय बड़े साहब के सपने को पूरा करने का काम किया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश का पासी समाज जिस मसाल को आपने लेके चला, खून देके उसको जलाने का काम करेगा, उसको बुझने नहीं देगा जीवन तक। मैं आपसे वादा करता हूं ये पासी समाज के नाते होने के साथ। अभी जितनी भी घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में आपके निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, आपने हमारे लिए तो एक छोटे साहब के रूप में दे दिए माननीय प्रभारी जी को, क्योंकि मंच पे ज्यादा बोलना उचित नहीं है। आपने हमको भगवान जैसे आपने प्रभारी दे दिए उत्तर प्रदेश में कि पासी समाज का आंसू पोंछने के लिए और अन्य समाज का आंसू पोंछने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। जिस तरह आपने देखा महाराजा कंस पासी की लड़ाई, आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ा तो सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उस पासी की लड़ाई को लड़ने का काम किया। महाराजा सुहेलदेव पासी की अगर लड़ाई लड़ने का काम किसी ने किया, किसी ने अपने फेसबुक व्हाट्सएप डालने का काम किया, तो हमारे बड़े साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी बड़े मंच से सुहेलदेव पासी जी का नाम लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा किसी माई के लाल में दम नहीं है कि सुहेलदेव पासी जी का नाम सुहेलदेव पासी कहे। अगर किसी की दम है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम सबके नेता की दम है कि आपने महाराजा सुहेलदेव पासी का नाम सुहेलदेव पासी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह 2024 में उत्तर प्रदेश में आरक्षण और संविधान के लेके लोग चर्चा करते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान साहब हमारे बड़े साहब हैं, कोई माई का लाल धरती पे पैदा नहीं कि आरक्षण और संविधान को छू ले, कि कोई माई का लाल पैदा नहीं कि आरक्षण और संविधान को छू ले। हम लोग अपने नेता और दूसरे अंबेडकर, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे आशीर्वाद से मैं बता देना चाहता हूं कि आपसे मिलने का भी मुझे बहुत कम हुआ और आज मैं आपसे मिलने की मुलाकात हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा की तैयारी हो रही है। मैं आपसे वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 की चाबी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास होगी। इस कोई धरती पे माई का लाल पैदा नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनने से उत्तर प्रदेश में लोग अब आने वाला 2027 लोक जनशक्ति पार्टी का होगा। और जिस तरह हमारे कार्यकर्ता बिहार में एक बूथ अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष विधानसभा भेजने का आपने काम किया, उसी तरह 2027 में आप सबके बीच में आप सबके कार्यकर्ता भी विधानसभा लखनऊ में बैठने का काम करेंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए इसी पे अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब लोग सुनने आए हैं। केवल एक बार मेरे साथ ईमानदारी सब दोनों हाथ उठा के नारा लगा देंगे, लखनऊ की धरती लाखन पासी अमर रहे, लखनऊ की धरती लाखन पासी अमर रहे, सत्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहे, सत्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहे। धरती गूंजे आसमान, धरती गूंजे आसमान, धरती गूंजे आसमान, भाई चिराग पासवान, धरती गूंजे आसमान, धरती गूंजे आसमान। बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद साथियों। पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी को मैं अपना चरण स्पर्श करते हुए अब मैं आखिरी में जिनके कार्य क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है वहां के हमारे मजबूत प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अरविंद पासवान जी से आग्रह है कि इस सफल कार्यक्रम को आपके कार्य क्षेत्र में किया गया है, आप अपने सभी लोगों को संबोधित करें। आज श्रद्धेय हम लोगों के आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती पर इस देश के दूसरे अंबेडकर जी को मैं शत शत नमन करता हूं। इस मंच पर सम्मानित नेतागण और हमारे उत्तर प्रदेश की धरती, महाराजा लखनऊ की धरती, लाखन पासी की धरती पर आदरणीय इस देश के सर्वाधिक युवाओं के लोकप्रिय और सभी जाति धर्मों के नेता हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का मैं अपने उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के पूरे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्षगण, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद अरुण भारती जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपका नेतृत्व और आपकी कुशलता के वजह से हम लोगों का उत्तर प्रदेश का संगठन आज इस कदर आगे बढ़ रहा है। मैं आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, श्रद्धेय पासवान जी को याद करते, आप लोगों के बीच में उन क्षणों को याद करते, और इसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो पासवान जी के टाइम से जुड़े हुए हैं। साथियों, हम लोग शुरू से बचपन से इसी पार्टी में रहे, हर लोगों को पहचानते हैं। अधिकतर लोग, वो भाव पढ़ा है सबका। जब हमारे बड़े साहब माननीय पासवान जी लखनऊ की धरती पर और उत्तर प्रदेश की धरती पर जब उतरते थे, उनका प्यार जो आशीर्वाद मिलता था, और आज ऐसा लगता है कि वो हम लोगों के बीच में नहीं है। ऐसा लगता है आप लोगों को देख करके, ऐसा लगता है आप लोगों को देख करके कि श्री स्वर्गीय पासवान जी हम लोगों के बीच में हैं। उनके आशीर्वाद से हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के संगठन के तरफ से कि अपने लोक जनशक्ति पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के और कार्यकर्ताओं के तरफ से, कि उत्तर प्रदेश की जनता, पासी पासवान हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, सारा समाज आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। उत्तर प्रदेश का जो हमारा समाज है आज विचलित है। हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग हमारे बीच से आते हैं और नेता बन करके चले जाते हैं, और फिर हमारे बीच में कोई नहीं आता है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सानिध्य अगर उत्तर प्रदेश को मिले तो हम सभी लोग तैयार हैं। बस एक बार आपका आशीर्वाद मिले, और अगर आपका आशीर्वाद मिले तो हम लोग 2027 के चुनाव में 403 सीटों पर लड़ने का काम करेंगे। और जैसा बिहार में आपने रिजल्ट दिया है, मुझे कहने में कभी परहेज नहीं होता है। मैं आज बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, हमसे तो रोज मिलते हैं आप लोग। 2020 में भी हम बिहार में लड़े थे, लेकिन अध्यक्ष जी आपके सामने हम कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, कि आपका जैसे ही एनडीए में आपकी धमक पहुंची, आप आए खुल करके, बिहार की जनता ने जिस तरह का मैंडेट दिया, शायद एनडीए को भी ऐसा भरोसा नहीं था। हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग भी आपका नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन के इंतजार में हैं। अगर आपका मार्गदर्शन रहा तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग ऐसा ही रिजल्ट देने का काम करेंगे। साथियों, आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं। हम तो आप लोगों के बीच में रोज आते हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साथियों। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने उत्तर प्रदेश के प्रभारी
जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग तैयार हैं साथियों उत्तर प्रदेश में 2027 के आगाज के लिए? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप जो हाथों में तख्तियां रखे हुए हैं, आपके उत्साह को मैं समझ सकता हूं, लेकिन तख्तियों को अब नीचे कर लें। आप लोगों का स्वागत है। अगले कड़ी में सभी तख्तियां कर देंगे। आप बहुत अच्छे से कार्यक्रम को चला रहे हैं और टीवी पे पूरा देश देख रहा है आप लोगों को। कृपया कृपया अपने कर लें नीचे। अब मैं एक बार उस नेता को बुलाना चाहता हूं संबोधन के लिए, जिनके अथक प्रयास से जो संगठन में इतनी जान लाए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री अरुण भारती जी को बुलाना चाहेंगे। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ श्री अरुण भारती जी। साथियों, मैं महाराजा लाखन पासी की धरती से अपने समाज के, अपने पासी पासवान समाज के उन सम्मानों को, उस गौरवमयी इतिहास को याद करना चाहता हूं। चाहे वो महाराजा सुहेल देव पासी जी हो, चाहे वो महाराजा बिजली पासी जी हो, लाखन पासी जी हो, हमारी वीरांगना उदा देवी पासी जी हो, बीरा पासी जी हो, मदारी पासी जी हो, हमारे समाज के सभी ऐतिहासिक हमारे गरिमामय सम्मान प्रतीकों का मैं नतमस्तक होकर के उनके सामने अपनी श्रद्धा रखता हूं। साथियों, आज हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 80वीं जयंती है। आज हम लोग यहां पर हैं, जिस स्तर पर हैं, जिस अपने नेता के मार्गदर्शन में हैं, वह हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की देन है। उनके इस जयंती समारोह पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं आज के दिन को महोत्सव के रूप में याद करता हूं और उनको याद करने का नारा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूं साथियों। मैं बोलूंगा गूंजे धरती आसमान, और आपका होगा रामविलास पासवान। साथियों, गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। साथियों, आप याद कीजिए, लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था, तब बिहार में और उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव चलाया गया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आप मुझे यह बताइए कि बिहार में तो हमारे पास चिराग पासवान जी थे। हर मंच पर उन्होंने खड़े होकर के कहा कि जब तक रामविलास पासवान का अंश चिराग पासवान बिहार में है, न आरक्षण को खतरा है, न संविधान को खतरा है। लेकिन जब आप लोगों को भरमाया गया, डराया गया, तो आप तो झांसे में आ गए थे ना। आपने ऐसे लोगों को वोट दे दिया जो अब वही लोग आपकी समाज को, हमारे पासी पासवान समाज को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। साथियों, याद कीजिए, जसलाल सरोज जी, जिंदा जला करके उनको मार दिया गया, सपा के गुंडों ने मारा, और जो राहुल गांधी थे मुंह पर ताला लगा करके बैठ गए। वो जरूर गए रायबरेली में हमारे सम्मान बीरा पासी जी को माल्यार्पण करने के लिए, लेकिन क्या बीरा पासी जी का सम्मान सिर्फ उनकी मूर्ति को माल्यार्पण करके होगा कि समाज के लिए खड़े रहने से होगा?
और अगर समाज के लिए खड़े रहने से होगा तो बताइए, जब हिमांशु सरोज को सरेआम चौक पर सपा के गुंडों ने गोली मार दी थी तो उस वक्त उस परिवार के साथ कोई मजबूती से खड़ा था तो हमारे नेता चिराग पासवान जी खड़े थे। ऐसे में साथियों, और मुझे घटना की याद आती है जहां पर महेश कुमार जी के परिवार के 5 बच्चे जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे, सपा के गुंडों ने जब वो तैयारी, जो शाम में बच्चे दौड़ने जाते हैं गांव में, जब लौट रहे थे, उन बच्चों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। यही नहीं रुके, वापस ट्रैक्टर को बैक करके ले आए और दोबारा चढ़ा दिया ताकि देखे कि कोई जिंदा ना बचे। उसी स्पॉट पर 4 बच्चे मर गए और एक लड़का हमारे समाज का अस्पताल में जूझ रहा है। कोई सपाई का मुंह नहीं खोला, कोई कांग्रेस आई का मुंह नहीं खुला, ना राहुल गांधी का मुंह खुला, ना कहीं से अखिलेश का मुंह खुला। अगर किसी ने आवाज उठाई तो हमारे नेता चिराग पासवान जी ने आवाज उठाई और हम लोगों अपने नेता के मार्गदर्शन में कहा कि हम पूरे तीनों परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम उनकी लड़ाई को ऊपर तक ले जाएंगे। जसलाल सरोज जी की आवाज हमारे नेता के मार्गदर्शन में भारत के संसद में गूंजी और तीनों परिवार के जो लोग थे उनको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास ले गए। परिवार को सारी राहत और सारी सुरक्षा और सारी वो मदद किए जिसका हमारे नेता ने समाज को विश्वास दिया। आप यह बताइए कि जब वो आपसे वोट लेकर के गए, क्या वो आपके साथ खड़े हैं? क्या वो आपके साथ खड़े हैं? आपके साथ अगर कोई खड़ा है तो रामविलास पासवान जी के वंशज हमारे नेता चिराग पासवान जी खड़े हैं। और साथियों, इसीलिए मैं दोबारा बोलूंगा, साथियों मैं दोबारा बोलूंगा, मैं फिर से कहूंगा गूंजे धरती आसमान, मगर इस बार आप कहेंगे भाई चिराग पासवान। गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। मगर जब हम पासी पासवान समाज की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक ख्याल और आ रहा है और मुझे लगता है कि मैं अपने नेता से निर्देश लेकर ये मन की बात कहना चाहता हूं। कह दूं, फिर से मैं बोलूंगा, गूंजे धरती आसमान। इस बार हम कहेंगे जय हो पासी पासवान। गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। साथियों, अखिलेश जी बहुत पीडीए करते हैं, बहुत पीडीए करते हैं, लेकिन इस पीडीए में से दलित कहां रह जाता है? क्या दलित केवल वोट देगा? क्या हमारा समाज सिर्फ वोट देगा कि वोट लेने का हक भी रखता है? और अगर वोट लेने का हक रखता है तो ऐसे में एक और नारा मुझे याद आता है, बोल दूं, बोल दूं। जब हम अपने पासी पासवान समाज की बात करते हैं तो हम उस गरीब सुदामा को भी नहीं भूल सकते। हम गरीब सुदामा को भी नहीं भूल सकते। हम उस परशुराम के वंशज को भी नहीं भूल सकते। और ऐसे में मन में है आज बोल दूं तो साथियों मैं फिर से बोलूंगा,
गूंजे धरती आसमान, और इस बार आप कहेंगे पंडित पासी पासवान। गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। साथियों, चुनाव है और इस बार सिर्फ वोट देना नहीं है, वोट मांगना भी है ना। वोट मांगना है कि नहीं? तो अगर वोट मांगना है, यानी कि यूपी में हेलीकॉप्टर को उड़ाना है, यूपी में हेलीकॉप्टर को उड़ाना है, तो यहां पर तो मुझे सारे महादेव के भक्त लग रहे हैं, है ना? अगर महादेव के भक्त हैं तो महादेव की सबसे मजबूत अस्त्र क्या है? नहीं, महादेव का डमरू। और जब वो डमरू बजता है तो प्रलय आता है। तो मन में एक और बात है, बोल दूं? जब ब्राह्मण डमरू बजाएगा तो हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। जब ब्राह्मण डमरू बजाएगा तो हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। लेकिन साथियों, जब हम दलित की बात करेंगे, जब हम अपने सुदामा की बात करेंगे, तो हम अपने विश्वकर्मा को भी नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गुप्ता को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी आपको याद होगा, श्यामलाल गुप्ता जी के परिवार को सपा का एक गुंडा, उस समाज की बेटी, हमारी बहन, किस तरह से उसको गांव में बदनाम किया गया और अंत में उनके परिवार के 3 लोगों को रात में गोली मार दी गई। उस परिवार की लड़ाई के लिए अगर कोई खड़ा था तो हमारे नेता चिराग पासवान जी थे, और हम सभी उनके मार्गदर्शन में पीड़ित परिवार से उनकी लड़ाई लड़ने का वादा करके आए हैं। ऐसे में जब हम विश्वकर्मा की बात करेंगे तो विश्वकर्मा यंत्र चलाएगा तो हेलीकॉप्टर, आवाज नहीं आए, विश्वकर्मा यंत्र चलाएगा तो। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात और दिमाग में है, और शायद ये अंतिम हो, मगर ये अपने समाज से जुड़ा हुआ मामला है। हम सबके लिए खड़े रहते हैं। हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने जिस मजबूती से विदेशी आक्रांताओं को रोका, जो सपा हमारा वोट ले गई, जब सुहेलदेव पासी जी की बदनामी हुई तो कौन बोला? एक शब्द नहीं फूटा। हमारे राजपासी महाराजा कंस पासी जी का जब मामला आया तो एक शब्द नहीं फूटा सपाइयों से, कांग्रेसियों से। अगर हम लोगों ने उस मुद्दे पर अपनी बात रखी तो हमारे नेता चिराग पासवान जी के मार्गदर्शन में इस बात को रखी है। और जब पासी पासवान समाज, जो हमारा सबसे मजबूत कड़ा है, जब पासी इतिहास दोहराएगा तो, जब पासी इतिहास दोहराएगा तो हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। साथियों, इन सारी बातों का मर्म यह है कि अब हमें किसी और समाज से, हमें किसी और पार्टी से नेता उधार पर, भाड़े पर लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्यों मांगे उधार जब अपना नेता तैयार? साथियों, इसीलिए मैं चाहूंगा कि एक बार हम अपना नेता चिराग पासवान जी के लिए जयकार कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। चिराग पासवान जिंदाबाद। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मैं फिर से बोलूंगा, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब जिनका हम लोग बहुत बेसब्री से कर रहे थे इंतजार,
और आप लोगों को जो कष्ट हुआ है, इस बार मैं बहुत आप लोगों से क्षमा मांगते हुए कि अगला कार्यक्रम के लायक लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई जगह नहीं थी। आपके चाहने वाले इतने लोग हैं कि अब खुले मैदान में ही आपका कार्यक्रम संभव है। ऐसे में बिना देर किए हुए अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ में दोस्तों अपने नेता का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। साथियों, आज का दिन मेरे लिए जितना महत्व रखता है, उसके महत्व में आज और ज्यादा वृद्धि हुई है, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए, मेरी परिवार के लिए, मेरी पार्टी के लिए जितना महत्वपूर्ण दिन है। और आज का ये दिन मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की यादों को संजोते हुए आज आप सबके साथ मुझे ये दिन बिताने का मौका मिला है। ये मेरे लिए हर्ष की बात है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। साथियों, यकीनन आज का दिन जहां हम सबको, आज का दिन जहां हम सबको प्रेरणा देने का काम करता है, तो वहीं आज का दिन मेरे लिए भावनाओं से भरा होता है। कई ऐसी यादें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जो मेरे जहन में कौंधती हैं। बचपन में उनके साथ बिताए गए पल, उनका मुझे स्कूल लेकर जाना, जब राजनीति में आया तो उंगली पकड़कर मेरा मार्गदर्शन करना, ना जाने अनगिनत घर परिवार के साथ बिताई उनकी बातें, उनकी यादें ना सिर्फ जहन में कौंधती हैं बल्कि प्रेरित करती हैं कि जिन सपनों को वो अधूरा छोड़कर गए, उनका खून होने के नाते, उनका अंश होने के नाते ये बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, ये बड़ी जवाबदेही मेरे कंधों पर है कि मैं उनके हर एक अधूरे सपने को पूरा करूं। पर मैं ये भी जानता हूं कि इस कार्य को मैं कतई अकेला नहीं निभा सकता। उनके इस सपनों को पूरा करने के लिए मुझे कदम कदम पर आप सबके साथ की, आप सबके प्यार की जरूरत पड़ेगी। और आज यही प्यार, यही साथ, यही आशीर्वाद मांगने आज यहां आप लोगों के बीच आया हूं। मेरे नेता का एक अटूट रिश्ता उत्तर प्रदेश की जनता के साथ रहा। उन्होंने हर समय यह प्रयास किया कि पार्टी के संगठन के माध्यम से कैसे आप लोगों के बीच अपनी पहुंच का विस्तार किया जा सके, कैसे आप सबके सुख दुख का भागीदारी बना जा सके, कैसे आप सबके हर महत्वपूर्ण लम्हे में मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा रहा जा सके। उनसे जितना बन पाया उन्होंने करने का प्रयास किया। पर मैं जानता हूं कि उनके इस सपने को पूरा करने के लिए अभी एक लंबा सफर हम लोगों को तय करना बाकी है। और आज
उसी सोच के साथ मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर, मेरे नेता के जन्म दिवस पर आज यहां आप सबके बीच आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं, ताकि मैं आपके आशीर्वाद से मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के न सिर्फ अधूरे सपनों को पूरा कर सकूं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण की हम लोग शुरुआत कर सके जिसकी कल्पना मेरे नेता ने की थी, जहां पर हर किसी को एक समान भागीदारी का मौका मिले, एक समान सम्मान मिले, एक समान अवसर मिले आगे बढ़ने का। आज उस समाज के निर्माण की सोच के साथ मेरे नेता के जयंती दिवस पर उनके विचारों, उनके सिद्धांतों को आगे लेकर चलने के संकल्प के साथ आया हूं। साथियों, रामविलास पासवान एक व्यक्ति का नाम नहीं था। हर वो व्यक्ति जिसने मेरे नेता को जाना, उन्हें करीब से समझा, उनके विचारों को पहचाना, वो व्यक्ति मानेगा कि रामविलास पासवान जी का पूरा जीवन विचारों से भरा हुआ था, सिद्धांतों से भरा हुआ था। उन्होंने कभी अपने विचारों, अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश में 6 प्रधानमंत्री के साथ जिनको काम करने का सौभाग्य मिला, जो 9 बार जीतकर भारत के संसद में जिन्होंने पहुंचने का काम किया, जिन्होंने 2 बार राज्यसभा जाने का काम किया और जिनका नाम आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल करने का काम किया। यह कहने सुनने में आसान लगता होगा, पर यह मार्जिन जीत का दर्शाता है कि देश की कितनी बड़ी आबादी का विश्वास हमारे नेता पर रहा और उन्होंने हर कदम पर उनके विश्वास पर खरा उतरने का उन्होंने काम किया। मेरे नेता के जीवन को अगर कोई देखे तो समझेगा कि समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने संघर्ष करने का काम किया, हर वर्ग की आवाज बनने का काम किया। मेरे नेता ने जिन्हें अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जब मेरे नेता पहली बार 77 में लोकसभा में जीत कर आए, भारत की संसद में आज जितने लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेते नहीं थकते, कई ऐसे नेता जो उनके द्वारा बनाए गए संविधान की प्रतिलिपि अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, जो हर मन से कदम कदम पर बात बात पर संविधान लहराकर दिखाने की बात करते हैं, और जिन लोगों ने पिछले लोकसभा में भ्रमित करने का काम किया कि संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा संविधान का और संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। और आज ये लोग संविधान की बात करते हैं, ये लोग बाबा साहेब की बात करते हैं। मैं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल का जिक्र कर रहा हूं, जिनको आज बाबा साहेब का नाम याद आता है, जिनको आज संविधान की चिंता होती है, तो पूछिए इनसे कि क्यों नहीं बाबा साहेब की एक तस्वीर, उनकी एक प्रतिमा भारत की संसद में आजादी के लगभग 3.5 दशक के बाद भी इन लोगों ने लगाना जरूरी नहीं समझा। 77 में जब मेरे नेता जीत कर गए, उन्हें इस बात का आश्चर्य होता था, ताज्जुब होता था कि जिन बाबा साहब के बनाए गए संविधान के आधार पर हमारी संसद चलती है, उस संसद में बाबा साहेब की एक प्रतिमा तक आजादी के इतने वर्षों के बाद इन लोगों ने लगाना जरूरी नहीं समझा। बल्कि एक ही दल नहीं, एक ही परिवार के 3 नेताओं की तस्वीरें वहां के सेंट्रल हॉल में
लगाने का इन लोगों ने काम किया। और ये लोग बात करेंगे बाबा साहेब को सम्मान देने की। बाबा साहेब को सही मायनों में अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया तो वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया। 89 में वीपी सिंह जी की सरकार में जब वो पहली बार श्रम एवं कल्याण मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में सबसे महत्वपूर्ण जगह पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का तैल चित्र लगवाने का काम किया। आज जब हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा हमारे नेता के द्वारा की गई। और आज ये कांग्रेस सपा इनके सहयोगी दल, ये लोग बात करते हैं संविधान की, ये लोग बात करते हैं बाबा साहेब के सम्मान की, जिन्होंने कदम कदम पर बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किया, निरंतरता में उनको चुनाव हरवाने का काम किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी समाज के किसी भी गरीब वर्ग से आने वाले व्यक्ति को सम्मान देने का काम नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता ने अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, किसी भी वर्ग से आने वाले, किसी भी धर्म से आने वाले, किसी भी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत करने का काम किया। पिछड़े वर्ग को सम्मान देने के लिए मंडल कमीशन लागू करवाने का काम किया। नौ बुद्धों को आरक्षण देने का उन्होंने काम किया। और तो और ऊंची जाति से जो गरीब लोग आते हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आरक्षण की मांग अगर सबसे पहले किसी के द्वारा की गई तो वो भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। समाज के हर वर्ग के लिए, भले वो किसी भी मंत्रालय में हो, किसी भी पद, किसी भी जिम्मेदारी को निभा रहे, उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा गरीबों को उनके मंत्रालय के माध्यम से सुविधा मिले। जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी, आज आप चले जाइए पूरे मध्य भारत के आसपास, जब आप लोग रेल से यात्रा करेंगे और अगर उन कर्मचारियों को पता होगा कि आप लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े हुए हैं तो अधिकांश कर्मचारी उस रेल विभाग के आपके पास आएंगे और आकर आपका धन्यवाद करेंगे, कहेंगे कि आपके नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से आज मेरे घर में चूल्हा जल रहा है, आज मेरे घर में रोटी बन रही है। रेल मंत्रालय से लेकर दूरसंचार मंत्रालय तक आज मेरे जितने साथी हाथ में मोबाइल फोन पकड़कर तस्वीरें खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये मोबाइल फोन एक समय में सिर्फ अमीरों की जागीर मानी जाती थी। जो लोग मेरी उम्र के हैं या मेरे पिछली पीढ़ी के हैं, शायद आज के युवाओं को ये बात नहीं पता होगी, पर एक समय ऐसा था जब मोबाइल फोन पर इनकमिंग के लिए भी पैसा देना पड़ता था। 16 रुपए 18 रुपए प्रति मिनट की दर से पैसा देना पड़ता था। एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय, एक ऐसा कालखंड जहां किसी गरीब के हाथ में मोबाइल हो, यह कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। उस वक्त मेरे नेता ने यह संकल्प लिया और उस वक्त कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कई लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, संभव ही नहीं है। उस वक्त मेरे नेता ने कहा था कि मैं एक दिन ऐसा लेकर आऊंगा जब ये मोबाइल फोन बैंगन के भाव बिकेगा, हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा। उस वक्त जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग देख रहे हैं कि उनका संकल्प कैसे जमीन पर उतरा। क्यों? क्योंकि मेरे नेता में वो इच्छा शक्ति थी। ना वो कभी किसी से डरे, ना उन्होंने कभी किसी के साथ समझौता किया। सिर्फ अपने सिद्धांतों, अपने विचारों को लेकर उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया।
आज जब हम लोग देश की एक बड़ी आबादी के लिए मुफ्त राशन की हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि हर गरीब परिवार के घर में मुफ्त अनाज पहुंच रहा है, किसकी सोच थी ये? जब कोविड का काल चल रहा था, जब देश ही नहीं दुनिया इस महामारी से गुजर रही थी, उस वक्त मेरे नेता को वो तस्वीरें विचलित करती थी, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं खुद उनके साथ घर पे 24 घंटे रहता था। मैंने देखा किस तरीके से उन्हें ये तस्वीरें विचलित करती हैं, जब उन्होंने देखा कि हमारे यूपी बिहार के लोग हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कर अपने गांव आने के लिए मजबूर हैं। उस वक्त उनको इस बात की चिंता होती थी कि इन्हें 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, इनको राशन कैसे मिलेगा। खाद्य विभाग की जिम्मेदारी होने के नाते उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेना जरूरी समझा। निरंतरता में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से संवाद साधकर उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक ऐसी योजना का निर्माण किया जाए जो ऐसे महामारी के समय में कम से कम 2 वक्त की रोटी राशन की जिम्मेदारी पूरी करे, हर गरीब परिवार को राशन मिले। और आज ये उनकी देन है, ये उनकी सोच है कि आज उनके जाने के लगभग 6 साल के बाद भी उनके द्वारा बनाई गई योजना प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन, ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही। साथियों, ये तमाम बातें आज आप सबके साथ साझा सिर्फ इस लक्ष्य, इस उद्देश्य के साथ कर रहा हूं ताकि हम लोगों के माध्यम से ये बातें घर घर तक पहुंचना जरूरी है। लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम जिन नेता के आदर्शों पे चलने की बात करते हैं, उन नेता के विचार क्या थे। आज की युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है कि एक ऐसा नेता जिन्होंने समावेश की सोच रखी, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर हर उस गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच रखते थे, जिनके पास आजादी के 70 साल के बाद भी पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं है, उनको साथ लेकर चलने की सोच मेरे नेता की रही। और आज उनके जाने के बाद उनके इस सपने को, उनके संकल्प को पूरा करने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मेरी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता निरंतरता में इस बात के लिए प्रयासरत रहता है कि कैसे समाज के हर वर्ग को हम लोग साथ लेकर चले और खास तौर पर समाज के ऐसे वर्ग को जिसके बारे में आज भी लोगों को भ्रमित करने का काम किया जाता है। हमारे समाज के अनुसूचित जाति से आने वाले लोग, जिनको आज भी, जिनके साथ भेदभाव का प्रयास किया जाता है, जिनके साथ, जिनको भ्रमित कर कर बंटवारे की राजनीति को साधने की सोच रखी जाती है। और इसी सोच के साथ पूरा लोकसभा का चुनाव इन लोगों ने जनता को भ्रमित करने का काम किया। बिहार में इस जिम्मेदारी को मजबूती से निभाते हुए मैंने प्रयास किया कि ये भ्रम हम लोगों के बीच ना फैले। और आज एक बार फिर से यहां आप सबके बीच मौजूद होकर एक बार फिर से आप लोगों को ये विश्वास दिला के जाना चाहता हूं कि जो लोग बात बात पर आरक्षण और संविधान को समाप्त करने की बात करते हैं, वो लोग कान खोलकर सुन ले कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। खतरा है तो इन लोगों के मंसूबों को खतरा है, जो समाज में बंटवारे की राजनीति कर कर, भाई को भाई से लड़वा कर
अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच रखते हैं, उनकी राजनीति को खतरा है। जो हमारी विरासत को मिटा देना चाहते हैं, जो चाहते नहीं कि महाराजा सुहेलदेव को हम लोग महाराजा के तौर पर याद कर कर हम लोग गर्व से आगे बढ़ने का काम करें, जो उनकी विरासत को समाप्त करना चाहते हैं, खतरा उनकी राजनीति को है। खतरा उनकी राजनीति को है जो कंस पासी जी के महल को, जो हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत देश के लिए वो गर्व सम्मान की बात है। वो उस विरासत को जो लोग मिटाना चाहते हैं, ये उनकी राजनीति के लिए खतरे की बात है। साथियों, आज पुनः हम लोग को इस संकल्प को लेकर चलना है कि ना हम लोग हमारी विरासत पर कोई आंच आने देंगे, ना हमारे बच्चों के भविष्य पे कोई आंच आने देंगे। हम लोग अपनी विरासत को उतनी ही मजबूती से संजोते हुए, उस पर गर्व करते हुए, हम लोग अपने भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ी को विकास की राह पर आगे लेकर जाएंगे। जहां जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में हर गरीब परिवार के बच्चे को बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार के अवसर मिले, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां समाज में किसी तरीके का कोई भेदभाव या बंटवारा नहीं हो। पर जब मैं ये बात कहूंगा तो सपा कांग्रेस जैसे लोग, जिन्होंने पूरा जीवन बांटो और शासन करो की सोच पर बिताया, जिनकी नीति ही ये रही कि भाई को भाई से लड़वाएं, एक दूसरे के भीतर मतभेद पैदा करें, हम लोग जातीयता में उलझे रहे, हम लोग सांप्रदायिकता में उलझे रहे और ये अपनी रोटियां सेकते रहे, ताकि कोई इनसे ना पूछे कि हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, रोजगार कौन देगा, बेहतर शिक्षा कौन देगा, विधि व्यवस्था को कौन बनाएगा। इन लोगों से कोई सवाल ना किया जाए। इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस ने केंद्र में, यहां उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने निरंतरता में हम लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया। चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी बातें कर कर हमसे हमारा वोट तो मांगने का काम किया, पर बदले में जब हम लोगों को हमारे भविष्य के संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बात आई, तो इन लोगों ने पीठ दिखाकर भागने का काम किया। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का समय है ये। चिराग पासवान जिंदाबाद। ऐसे लोगों की जवाबदेही को तय करने का समय है। और इसीलिए साथियों, आज यहां आप लोग के बीच आया हूं। मैं यहां आप लोगों से झूठे वादे करने नहीं, आपका साथ निभाने आया हूं। सुख दुख में आपके साथ खड़े होने आया। चिराग पासवान, चिराग पासवान, महाराजा कंस पासी अमर रहे, महाराजा कंस पासी अमर रहे। साथियों, जरूरत है अब हमें एकजुट होकर, एक साथ मिलकर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की उस सोच वाले समाज का निर्माण करने की, जहां हम सब एक बराबर, एक साथ मिलकर विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम करें। हमारी पिछली पीढ़ी ने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। मैंने खुद मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देखा, किस तरीके से उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए बिता दिया, ताकि मैं, उनकी अगली पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी एक बेहतर जिंदगी जी सके। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहे। पर अब ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आज संघर्ष करना होगा। हमें अपनी नींद खोनी होगी, हमें अपना आराम खोना होगा, ताकि हम
हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा उत्तर प्रदेश, एक ऐसा भारत देके जा सके जहां पे जात पात धर्म मजहब से उठकर हर किसी को बराबरी का अवसर मिले, हर किसी को बराबरी का मौका मिले। उसके लिए हमें आज जागना होगा और यही आह्वान करने आया कि जिस सोच के साथ मैं निकला हूं, अकेला चिराग पासवान उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। मुझे जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। देंगे मेरा साथ? ऐसे नहीं, हर एक व्यक्ति को खुद चिराग पासवान बनकर गांव-गांव जाना होगा, घर घर जाना होगा और विकास की सोच को हर व्यक्ति के मन में डालना होगा। उसके लिए आपको खुद चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस ये मेरा साथ दीजिए, बदले में आपके बच्चों के विकसित भविष्य की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेकर चलूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। एक बार चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, एक बार फिर मैं आप सबका यहां पे हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा और इतने प्यार से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस को मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करता हूं, पर साथ ही में मैं हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे प्रभारी, जमुई से हमारे सांसद आदरणीय अरुण भारती जी का भी विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी सफलता पूर्वक आयोजित करने का काम किया। और साथ ही में मैं अरुण भारती जी से, मैं यहां पर मौजूद अरविंद पासवान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मौजूद हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी जी, मौजूद यहाँ पर प्रमोद मणि त्रिपाठी जी जो हमारे बुंदेलखंड के अध्यक्ष हैं, उनसे और हमारे प्रभारी महोदय से विशेष तौर पर यह आग्रह करना चाहूंगा कि अब एक छोटे से ऑडिटोरियम में लोक जनशक्ति पार्टी को समाना संभव नहीं है। अब अगला कार्यक्रम खुले मैदान में होना चाहिए, बड़े मैदान में होना चाहिए। इस सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। मौजूद यहाँ पे धर्मराज पासवान जी, मौजूद यहाँ पे अश्वनी जी, मौजूद यहाँ पे पीयूष सोमानी जी, मौजूद यहाँ पे आरती पांडे जी, प्रीति उपाध्याय जी, विकास पांडे जी, धीरेन्द्र मुन्ना जी, जिनकी एक अहम भूमिका रही है इस कार्यक्रम को न सिर्फ सफल बनाने में बल्कि इसके प्रचार प्रसार की भी जिम्मेदारी लेते हुए घर घर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष लखनऊ के नरेंद्र पासवान जी, मौजूद यहाँ पे रोहित कुमार जी, मौजूद यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश समिति के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पे अलग अलग जिलों से आए हुए तमाम हमारे जिला अध्यक्ष, मौजूद यहाँ पर अलग अलग प्रखंड पंचायत से आए हुए हमारे तमाम पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पे प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, मौजूद यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, एक बार फिर से इस उपस्थिति के लिए, इस उत्साह के लिए और आपके द्वारा दिए गए मुझे आशीर्वाद के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हमारे पार्टी से प्रभावित होकर हमारे नेता के नीतियों में विश्वास करके अपनी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे महेंद्र तिवारी जी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कर कमलों से महेंद्र तिवारी जी ग्रहण करेंगे पार्टी की सदस्यता। हम अपने पार्टी के परिवार में उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस मजबूत कड़ी के रूप में हमारे परिवार में शामिल होने पर हम उनका स्वागत करते हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, जोर से बोलिए चिराग पासवान जिंदाबाद। रामविलास पासवान अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रामविलास पासवान जिंदाबाद। एक बार स्वागत करिए, अपने परिवार में नए सदस्य के रूप में आए हैं। सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ताओं से और हमारे पार्टी के चाहने वालों ने जो अनुशासन से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, ऐसे सफल बनाने वाले तमाम उत्साही कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का हम धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा करते हैं। नीचे